औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद वसीम। और आज हम नाइन्थ क्लास का जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं और वेरी सिंपल टॉपिक है और इसमें एग्जांपल 1.1 भी आ रही है। और आई होप कि ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद आप एग्जांपल 1.1 भी कर लेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। तो आज हमने क्या पढ़ना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। तो एक तो ये सिंपल टॉपिक है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन खैर इसमें काफ़ी समझने वाली बातें भी हैं। जैसा कि एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद, ठीक है। और जो मास नंबर है किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो अहम बातें हैं वो दो हैं कि एटॉमिक नंबर जो है किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर, और मास नंबर जो है वो किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को, ठीक है, मास नंबर कहते हैं। और ये मैं थोड़ा सा ज़रा इसकी जो एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। एटम को मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा एटम का, और आई होप को आपको ये टॉपिक सही तरह से क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो जैसे कि इसे Z से जाहिर करते हैं और इसने मिसाल दी हुई है, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। और मास नंबर में क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ, ठीक है, इसे मास नंबर कहते हैं। इसे A से जाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला ये है। और उसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन का जो है मास वो 16 है, नाइट्रोजन का 14 है और कार्बन का 12 है। अच्छा, इसको हम सही तरह से समझते हैं। पहले तो हम ना एटम को समझते हैं। एक जरा बात गौर तलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है ना वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से की जाती है। समझ आ रही है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर के लिहाज से की जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। बहुत अहम टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से की जाती है। एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्यों की जाती है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लें, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुराद इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन, क्या इलेक्ट्रॉन कैसे शो किया जाता है। लेकिन पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, इसके अलावा शेल को पढ़ते हैं, तो ये आप सारी बातें आप सही तरह से समझ जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एटम है, ठीक है। अच्छा, ये जो एटम का मरकजी हिस्सा है ना, ठीक है, इसे बोलते हैं एटम का मरकजी हिस्सा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। एटम का जो मरकजी हिस्सा है इसका नाम है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस पे वैसे प्लस चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। अच्छा, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना ये कहलाता है ऑर्बिट या शेल, ठीक है। ये क्या है, बैरूनी हिस्सा है किसी भी एटम का, बैरूनी हिस्सा, और इसे बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। अच्छा, तो ऑर्बिट या शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिट या शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एटम का है मरकजी हिस्सा। मरकजी हिस्से को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो बैरूनी हिस्सा है इसे ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो इसमें क्या है कि किसी भी एटम में के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ, मीन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का
मजमुआ होता है जमा करना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मैस नंबर जो है वो बोलते हैं। आई होप कि आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की सही तरह से समझ आ चुकी होगी। अच्छा, तो अब क्या है कि अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इस मिसाल के बिल्कुल रिलेटेड है, आपको फिर सही तरह से समझ आ जाएगी कि ये मैथ्स नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। अब ज़रा देखिएगा एग्जांपल है, जैसा कि ऑक्सीजन की हम मिसाल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर है 16। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर 16। हमेशा एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है और मास नंबर 14 है। और उसके बाद क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर क्या है वो 12 है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ना गौर कीजिएगा कि यानी ये 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी भी एटम में 8 यानी ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन में 7 क्या होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और कार्बन में कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, 8 दिया हुआ है ना, तो 8 प्रोटॉन मौजूद हुए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 प्रोटॉन मौजूद हुए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन मौजूद है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? ठीक है, ये जो मैस नंबर है ना, दरअसल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ होता है। अब जरा देखिएगा, हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, ये है मैस नंबर का। मैस नंबर को ए से जाहिर करते हैं और ये है Z प्लस एन। ठीक है, तो हम अभी इसमें से न्यूट्रॉन देखते हैं, ऑक्सीजन में से कितने न्यूट्रॉन आते हैं। Z प्लस एन है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका मैस नंबर कितना हो गया, 16। और ये क्या है हमारे पास, ये आ गया Z। ठीक है, Z क्या है कि हाँ Z इसको Z से शो किया जाता है, तो Z है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास आ रहा है, इसका 8 आ रहा है और न्यूट्रॉन हमने देखने हैं। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू n और ये 8 आ गया। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से न्यूट्रॉन जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें से भी न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है A इज इक्वल टू n प्लस Z हो गए, Z प्लस n एक ही बात है। तो इसका मैस नंबर है 14, न्यूट्रॉन का नहीं पता, और Z हमारे पास है 7, ये आ गया, Z हो गया हमारे पास, सॉरी मैं गलत लिख बैठा हूँ, 14 इज इक्वल टू हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो है हमारे पास कितने वो नहीं पता, और जो Z है वो हमारे पास है 7। ये 14 माइनस 7 आ गया, ये n आ गया, ये 7 इज इक्वल टू ये n हो गया। इसी तरह इसमें से भी हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम न्यूट्रॉन किस तरह से निकालते हैं। देखा ना, एटॉमिक नंबर का तो हमें सामने पता होता है, हमारे सामने है ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर। अब मैस नंबर से हम न्यूट्रॉन जो है वो निकाल सकते हैं और वो इस फार्मूले के तहत निकाल सकते हैं। अच्छा, और मैंने आपसे बात की थी कि एग्जाम्पल 1.1 जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। और इसमें क्या है, हाँ ये पेज नंबर 12 पर है। तो इसमें क्या है कि उसने क्या दिया हुआ है, किसी एटम का मास नंबर, ये मैं एग्जांपल 1.1 करवा रहा हूँ, मिसाल नंबर 1.1। तो इसमें क्या है कि मास नंबर उसने दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 238 238, और एटॉमिक नंबर मतलब Z उसने दिया हुआ है हमें 92। और इसमें कहता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। अच्छा, तो इसमें सबसे आसान बात क्या है कि प्रोटॉन्स की तादाद तो हमें पता चल गई। ठीक है, तो प्रोटॉन्स जो है वो हमारे पास है ये 92। ठीक है, अब मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन है। अब हमने न्यूट्रॉन देखने हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, A इज इक्वल टू n प्लस जी हो गया, और बल्कि ये मैं इधर इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, ये है A इज इक्वल टू n प्लस जी। ठीक है, और A हमारे पास है 238, और ये आ गया हमारे पास n, और ये हमारे पास आ गया Z।
तो z सॉरी हमारे पास मौजूद है 92 है, तो ये 238 माइनस 92 इज इक्वल टू n आ गया। और इसके बाद क्या है कि इसको हम हल कर लेते हैं, 238 और 92 ये 6 आ गया, ये इधर आया और ये आ गया 4 और ये 1, यानी 146 जो है वो न्यूट्रॉन हो गया। तो आई थिंक कि आपको एग्जांपल 1.1 की समझ आ गई होगी कि उसने एग्जांपल 1.1 में क्या कहा कि एटॉमिक मास हमारे पास अगर हो 238 और एटॉमिक नंबर जो है वो हो 92, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो दरअसल प्रोटॉन ही होते हैं। उसके बाद उसने न्यूट्रॉन्स की तादाद पूछी, तो इस फार्मूले के तहत हम मालूम कर सकते हैं। मास नंबर हमने लिख दिया, एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है, और इस तरह से हमने न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मालूम कर ली। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा।